गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सब कैसे हो? बढ़िया। यस सर। बेटा लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज के अंदर। चैप्टर का नाम है जर्नल। मैंने आपको मीनिंग ऑफ जर्नल पढ़ाया था और जर्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कुछ टॉपिक्स मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और आप लोगों ने मुझे क्लियर कट बोल दिया है कि आपको वो पॉइंट समझ में आ गए हैं। तो अब हमें फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। हाँ, अगर किसी बच्चे को लिमिटेशंस के किसी पॉइंट में या एडवांटेजेस के पॉइंट्स में किसी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो यू कैन आस्क मी। एनी डाउट्स? नो सर। नो। तो आओ आज हम पढ़ते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। देखो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वॉट एवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। बिना जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ किए अगर आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दोगे, आपके मार्क्स कटेंगे। और ये ध्यान रखना, ये हर लेवल पे बात कर रहा हूं मैं, चाहे आप 11th लेवल के पेपर दे रहे हो, चाहे आप 12th लेवल के या अबाउट 12th यानी कॉलेज के या सीए सीएस के किसी भी एग्जाम में अगर आप अपीयर हो रहे हो और जर्नल का क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो फॉर्मेट बनाना मैंडेटरी है। अब जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहले यहां पे टाइटल दोगे जर्नल। फर्स्ट कॉलम होगा आपका डेट का, सेकंड कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो एंड फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम अमाउंट्स के होंगे। दिस इज योर डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं L.F. लेजर फोलियो। फिर ये आ गया आपका अमाउंट, डेबिट एंड अमाउंट, क्रेडिट। ध्यान रखना रुपीस के साइन लगाने, और रुपी साइन जो लेटेस्ट साइन है रुपी का वही लगाना है। ये मत लिखना मैं नंबर काटूंगा इसके, क्योंकि मैं केवल आपको 11th के हिसाब से प्रिपेयर नहीं कर रहा, मैं आगे आपको 12th और अगर कोई बच्चा आगे जाके प्रोफेशनल कोर्स करेगा तो ध्यान रखना रुपी का साइन ये है, R.S. लिखना। अब पुराने समय की बात हो गई, वो अब चलन में नहीं है, ठीक है ना। अब सर इन कॉलम में नंबरिंग तो दो आप 1 2 3 4 5, नहीं बेटा, वो केवल बुक में समझाने के पर्पज से उन्होंने नंबरिंग कर रखी है। आपको फॉर्मेट बनाने के बाद ऐसे कोई नंबरिंग नहीं देनी है कॉलम्स को। अब देखो, अगर क्वेश्चन है आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, अगर ये आपका फाइनेंशियल ईयर है तो ध्यान रखना जर्नल के बारे में। जब मैंने आपको मीनिंग ऑफ जर्नल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एंट्रीज इन द जर्नल आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी डे टू डे ऑर्डर या डेट वाइज ऑर्डर। यस और नो? तो डेट कॉलम में अगर आप 2020 के किसी मंथ की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो सबसे पहले, तो ईयर पहले लिखा जाएगा 2020। अब मान लो अप्रैल में आपने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया एंट्रीज को, तो अप्रैल 1 पहली एंट्री आप कर रहे हो अप्रैल 1 को, तो सबसे पहले ईयर, फिर मंथ एंड आफ्टर दैट डेट। जैसे ही मंथ चेंज होगा, ईयर रिमेन्स द सेम, मंथ चेंज हो रहा है तो मई की डेट पे डेट वाइज काम करते जाओ। उसके बाद मान लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो गया 21, तो 2021। अब जनवरी 1, बोलो डेट कॉलम की डिटेल्स कैसे फिलअप करनी है, समझ में आ रहा है? यस सर। ये कॉलम हमारा कंप्लीट हुआ। सर पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या करेंगे?
भाई जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आप एनालाइज करो कि कौन से एटलीस्ट 2 अकाउंट्स तो अफेक्टेड होंगे बाय ईच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एटलीस्ट 2 अकाउंट्स अफेक्टेड होंगे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होंगे। यानी दोनों एस्पेक्ट, हम ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। वन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द अदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट। ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर पढ़ाया था आपको। तो मान लो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि हमने गुड्स परचेज किए हैं राम से ऑन क्रेडिट बेसिस, तो एक अकाउंट कौन सा इसमें इंक्लूड है? परचेज अकाउंट। गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट इंक्लूड है, और दूसरा क्योंकि हमने राम से क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए हैं तो राम अकाउंट इंक्लूड है। क्लियर? यस सर। तो जब पर्टिकुलर्स कॉलम में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बेसिस पे एंट्री पास करते हैं तो एक अकाउंट डेबिट होता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल, परचेज अकाउंट, और फिर जस्ट कॉलम के एंड में यहां पर कॉलम खत्म हो रहा है ना, यहां पे लिखेंगे डेबिट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उससे पहले लेकिन हम लिखते हैं 2। ये 2 लिखना जरूरी है। हालांकि ये प्रैक्टिस खत्म होगी, कुछ कंट्रीज में ये डेबिट और ये 2 लिखना बंद कर दिया गया है, उसका रीजन अभी बताता हूं। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब मान लो 20,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए, तो डेबिट यानी 20,000 यहां पर आएगा अमाउंट, और राम अकाउंट क्रेडिट करना है ना, तो क्रेडिट कॉलम ये है 20,000। बोलो चीजें समझ में आई? यस सर। अब देखो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि ये यहां पर जो अकाउंट डेबिट हो रहा है पर्टिकुलर्स कॉलम के एंड में उसके नाम के सामने हम डेबिट लिखेंगे, और फिर जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसके नाम से पहले हम 2 लिख के और फिर उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट विल बी रिटर्न in the debit and credit columns respectively. For the account to be debited, amount will be written in the debit column, and for the account to be credited, amount will be written in the credit column. बोलो क्लियर यहां तक? यस सर। यस सर। जर्नल एंट्री पास करने के बाद फिर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है उसकी हमें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी होती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा नरेशन, यानी ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड थी। तो यहां पे मैं लिखूंगा परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो गई। अगर कोई भी पर्सन इस नरेशन को पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मिस्टर राम से बिजनेस ने 20,000 रुपए के गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट बेसिस के ऊपर। तो इस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को बोला जाता है नरेशन। नरेशन हर जर्नल एंट्री के बाद लिखना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ध्यान रखना, अगर नरेशन नहीं लिखोगे, सॉल्यूशन वैसे पूरा ठीक है, अगर आपने नरेशन नहीं लिखी तो मार्क्स कटते हैं। बोलो समझ में आ गया? यस सर। नरेशन लिखने के बाद अगर आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो यहां पर पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे। उससे क्या होगा, यूजर को पता लग जाएगा कि दिस एंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन ध्यान रखना केवल पर्टिकुलर्स कॉलम में ही वो लाइन ड्रॉ करेंगे। बोलो यहां तक समझ में आ गया? यस। मैंने कॉलम 1 पढ़ा दिया आपको, कॉलम 2 पढ़ा दिया, कॉलम 4 पढ़ा दिया एंड कॉलम 5 पढ़ा दिया। अब कॉलम 3 की बात, सर ये लेजर फोलियो क्या है, ये क्या भला है लेजर फोलियो? देखो बेटा, जर्नल के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि जर्नल इज द फर्स्ट बुक इन विच द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम by using the source documents and vouchers. Yes or no? Yes sir. After recording the financial transactions in the journal, transactions are posted to the कहां पर? Ledger. After recording the financial transactions in the journal, they are posted to the ledger. Ledger accounts are prepared in a book called ledger book. And this book is also known as principal book of account या chief book of account, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन की मेन बुक होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की।
उसमें हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। तो लेजर बुक में जिस पेज के ऊपर आपने परचेज अकाउंट बनाया हुआ है उस पेज का नंबर यहाँ पे डालेंगे। मान लो परचेज अकाउंट बनाया हुआ है लेजर बुक में ऑन पेज नंबर 30, तो ये 30 मैंने कर दिया। अब क्या हो गई, लिंकेज हो गई। हमें परचेज अकाउंट में जाके पोस्टिंग करनी है, ये ध्यान रखना। जर्नल में करते हैं रिकॉर्डिंग, ये वर्ड्स याद रखना, क्योंकि हम आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे। पहले तो लेजर पोस्टिंग पढ़ेंगे, वो चैप्टर आएगा हमारे पास। उसके बाद एक चैप्टर आएगा लास्ट में जाके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पढ़े है क्या इंडेक्स के अंदर ये नाम पढ़ा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? यस सर। बेटा उस चैप्टर के अंदर ये जो तुम्हारे अर्लियर जितने भी चैप्टर्स है ना, इनको हम ऐसे निचोड़ेंगे, मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट्स उस चैप्टर के अंदर काम आएंगे। वहां पर आप एरर्स को तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे, पहले तो वहां पर एरर को आइडेंटिफाई करना कि एरर एक्चुअल में है क्या, और उसके बाद उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना। तो ध्यान रखना कि जर्नल में क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। हम टर्म यूज कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो टर्म क्या यूज हो रही है, रिकॉर्डिंग। जब हम लेजर अकाउंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं टर्म यूज करूंगा पोस्टिंग। तो ये रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, ये वर्ड्स काम आएंगे, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। तो परचेज अकाउंट में हमें जाके क्या करनी है, पोस्टिंग। कहां पे करनी है, डेबिट साइड में ना। तो बेटा परचेज अकाउंट लेजर बुक में कौन से पेज पे अवेलेबल है, पेज नंबर 30 पर। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, ऑन पेज नंबर 30 ऑफ द लेजर बुक ओपन करेगा और वहां पर परचेज अकाउंट में जाके क्या कर देगा, इसकी पोस्टिंग कर देगा। मान लो फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में जैसे रिकॉर्डिंग तो हमने कर दी, कई बार क्या होता है अकाउंटेंट हमारा बिजी पर्सन है और अगर गलती से उससे कोई ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करना ओमिट हो गई, वो भूल गया पोस्टिंग करना, तो बाद में इस चीज से, इन पेज नंबर से वो बाद में अगर क्रॉस चेक करे तो उसको पता लग जाएगा कि भाई इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। जैसे आपने परचेज अकाउंट बनाया पेज नंबर 30, राम अकाउंट भी किसी पेज पे होगा। मान लो पेज नंबर 102 पे राम अकाउंट है। अगर ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड तो कर ली, पोस्टिंग करना अगर भूल गए हैं, तो पेज नंबर 30 पे परचेज अकाउंट अवेलेबल होगा और पेज नंबर 102 ऑफ द लेजर बुक पे हमारा राम अकाउंट अवेलेबल होगा। जाके चेक कर लो कि इसकी पोस्टिंग हुई है या नहीं हुई। बोलो समझ में आ रहा है कि लेजर फोलियो के बेनिफिट्स क्या हैं? यस सर। केवल एक ही बच्ची बोल रही है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? यस सर। यस सर अगर मान लो ईयर एंड में हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, ट्रायल बैलेंस टैली कब नहीं करता, जब आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के केवल एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया हो, सेकंड एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया। यानी या तो आपने एक अकाउंट को तो डेबिट कर दिया, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गए, या एक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, दूसरे अकाउंट की लेजर पोस्टिंग डेबिट करना भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। इन सच अ केस it will be the responsibility of the accountant to find out the errors in the books of accounts। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, अगर उसने जो इनिशियल स्टेप्स उसने फॉलो कर लिए हैं और वो एरर को फाइंड आउट नहीं कर पाया, तो लास्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को चेक करता है कि उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई और प्रॉपर लेजर पोस्टिंग हुई। तो जब इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग वो चेक करेगा, तो हो सकता है हमने परचेज अकाउंट की लेजर पोस्टिंग नहीं की हो ऑन पेज नंबर 30, या राम अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया हो ऑन पेज नंबर 102 ऑफ द लेजर बुक। तो फिर ये लेजर फोलियो काम आते हैं। अदरवाइज अकाउंटेंट के लिए बल्कि काम हो जाएगा। अगर हम ये नंबर्स नहीं लिखें तो अकाउंटेंट पहले तो लेजर बुक खोल खोल के देखेगा भाई परचेज अकाउंट कौन से पेज पे है, राम अकाउंट कौन से पेज पे है। फिर राम भी 10 तरह के हो सकते हैं, एक राम ऑफ जयपुर, एक राम ऑफ अजमेर, एक राम ऑफ ब्यावर, एक राम ऑफ अलवर, एक राम ऑफ सीकर, ये भी पॉसिबल है। तो फिर अकाउंटेंट का काम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस सर। इसलिए लेजर फोलियो कॉलम्स बनाए जाते हैं। बोलो ठीक है, लेजर फोलियो का कॉलम इसलिए बनाया जाता है। ये फॉर्मेट समझ में आ गया? यस सर। यस। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पेज के ऊपर। आपको दे रखे हैं स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग के स्टेप्स क्या होंगे, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गिवन है उसको एनालाइज करके हम ये डिसाइड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। एंड देन बाय फॉलोइंग ऑफ रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, यानी हमने जो एस्पेक्ट पढ़े थे ना सर, कौन से एस्पेक्ट,
वो तो डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट वो तो आपने एनालाइज कर लिया कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। अब हमने दो अप्रोचेस पढ़ी थी, अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच। होमवर्क में दिया था ना, मैंने कहा पढ़ के आना। उन अप्रोचेस को लगा के फिर हम वो रूल्स, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करके फिर उन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. अब बेटा अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एक अकाउंट होता है आपका पर्सनल अकाउंट्स, एक होता है आपका रियल अकाउंट्स और एक होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट्स। तीन टाइप के अकाउंट होते हैं सर, एक तो पर्सनल होते हैं और एक इम्पर्सनल होते हैं। इम्पर्सनल के दो पार्ट होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। यही पढ़ा था। अब ध्यान रखो, पर्सनल अकाउंट की जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो पर्सनल अकाउंट्स के साथ अकाउंट लिखना मैंडेटरी नहीं होता। अकाउंट या ऐसे शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं अकाउंट, ये लिखना जरूरी नहीं है, चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो, लेकिन ध्यान रखना केवल पर्सनल अकाउंट के साथ, नॉट इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज पास करते समय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अगर जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप एनालाइज कर चुके हो और जो दो या दो से ज्यादा अकाउंट आपने आइडेंटिफाई किए उनमें से कोई पर्सनल नेचर का अकाउंट है तो जर्नल एंट्री पास करते टाइम, जैसे राम अकाउंट आया था ना अभी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो परचेज अकाउंट तो नॉमिनल नेचर का है लेकिन राम अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, तो टू राम अकाउंट लिखा था ना मैंने, ये देखो टू राम अकाउंट लिखा था ना मैंने। अगर मैं यहां पर टू राम भी लिख दूं ना तो भी गलत नहीं है, तो भी गलत नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 3 में दे रखा है, आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री अ लाइन शुड बी ड्रॉन इन द पर्टिकुलर कॉलम सो दैट ईच एंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन। तो ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, जर्नल एंट्री पास करोगे, नरेशन लिखोगे उस एंट्री से रिलेटेड और उसके बाद लाइन ड्रॉ करोगे ताकि टू जर्नल एंट्रीज को आप क्या कर सको, डिस्टिंक्ट कर सको। यूजर को समझ में आए कि दो जर्नल एंट्रीज एक दूसरे से डिफरेंट है, डिस्टिंक्टेड है। क्लियर? Yes, sir. उसके बाद जैसे आप किसी पेज के ऊपर एंट्रीज पास कर रहे हो, ये हमारा पेज है, इस पे आपने डिफरेंट एंट्रीज पास कर ली, एक एंट्री यहां पर आ गई, एक एंट्री यहां पर आ गई, एक एंट्री इस पोर्शन में आ गई, ये 4-5 एंट्री आपने पास कर ली। पेज के बॉटम में हम फिर क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट कॉलम का क्या लिखते हैं, टोटल, और यहां पे लिख देते हैं कैरी फॉरवर्ड। मान लो टोटल आया 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख डेबिट में आएगा, 1 लाख क्रेडिट में आएगा। अगर डबल एंट्री सिस्टम को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो टोटल तो सेम आएगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ये कैरी फॉरवर्ड सर कहां कर रहे हैं, जर्नल के नेक्स्ट पेज के ऊपर। मान लो जर्नल का नेक्स्ट पेज ये है, ये तो प्रीवियस पेज था, ये नेक्स्ट पेज है, तो नेक्स्ट पेज पे भी वही फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट, और नेक्स्ट पेज के टॉप पे मैं लिखूंगा ब्रॉड फॉरवर्ड। लास्ट पेज से 1 लाख डेबिट और 1 लाख क्रेडिट। अब नेक्स्ट पेज की यहां पर ट्रांजैक्शंस करना हम चालू करेंगे। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. तो स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग समझा दिया मैंने। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कौन से चैप्टर में, डबल एंट्री सिस्टम में। ये प्योर इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच है। हमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स पढ़े थे। सर एक बार रिवाइज करा दो ना, सर एक बार रिवाइज करा दो, चलो कर लो। देखो पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं, डेबिट द रिसीवर,
एंड क्रेडिट द गिवर। यही तो रूल्स पढ़े थे। Yes, sir. बस इसी रूल को फॉलो करना है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स, डेबिट What comes in? what comes in What goes out? एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसीलिए मैंने सैटरडे को बोला था आपको कि ये 2 चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना, कम से कम अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच, इसको तो पढ़ के आना अच्छे से आज की क्लास में। इसीलिए बोला था क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अभी भी अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा, ऐसा कोई बच्चा आएगा जिसने नहीं पढ़ा अभी ये तक? मेरे कहने के बाद भी कोई बच्चा नहीं पढ़ के आया, ऐसा कोई बच्चा है? कोई नहीं है। वेरी गुड। तो बताओ डेबिट क्या लिखूं? And expenses and losses. पायल और वरुण आंसर नहीं करेंगे, इसके अलावा दूसरे बच्चे बोल लो। डेबिट क्या लिखूं? Expenses and losses. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस And losses. एंड लॉसेस। और क्रेडिट का बताएगी ईशिका। क्रेडिट क्या लिखूं बेटा? बोलो क्रेडिट क्या लिखूं? डिंपल क्या लिखूं क्रेडिट में? बस वही तो बात है कि जो चीजें कह रहा हूं ना उनको पढ़ लो, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम चालू हो जाएगी इस चैप्टर के अंदर। मैंने पहले बोल दिया था इस चैप्टर से प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमने 8 चैप्टर्स पढ़े हैं अभी तक, जो बेस हमने एक बनाया है, अगर वो बेस अगर आपका वीक है तो नाउ यू विल बी इन प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। यहां से आपकी प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए सैटरडे संडे आपको इतना प्रीशियस टाइम मिलता है जिसमें आप बैठ के आराम से इजीली वीडियोस देख सकते हो। 2 टॉपिक्स भी मैंने बता दिए थे कि इन 2 टॉपिक्स की वीडियोस देख के आना, वो भी नहीं किया। क्रेडिट ऑल इनकम्स And gains. एंड गेन्स। बस यही रूल्स अप्लाई करके आपको क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और यही होगा आपका रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। यही बता रखा है बेटा, पढ़ लेना आराम से, ठीक है? अरे जवाब तो दो, ठीक है ना? Yes, sir. अब नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? मीनिंग ऑफ गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी चैप्टर में ही बताया था कि गुड्स आर द थिंग्स which are purchased by the business organization for resale purpose. Goods are those things which are purchased by the business organization for resale purpose. जैसे अगर कोई फर्नीचर मर्चेंट है, अगर कोई फर्नीचर मर्चेंट है, वो कुछ फर्नीचर परचेज करके लेके आ रहा है, ये कुछ फर्नीचर उसने परचेज किया, तो जो फर्नीचर उसने परचेज किया उसका पर्पस क्या है? टू सेल द सेम। सेल करेगा, आगे सेल करेगा और पैसा कमाएगा। सेल भी क्या करेगा? फर्नीचर मर्चेंट है तो फर्नीचर ही सेल करेगा और पैसा कमाएगा। तो एक फर्नीचर मर्चेंट ने अगर फर्नीचर परचेज किया तो क्या वो उसके लिए फिक्स असेट है या गुड्स है? गुड्स है, गुड्स है। एक मिनट, हाँ जी। तो फर्नीचर, एक फर्नीचर मर्चेंट ने फर्नीचर परचेज किया, उसका पर्पस क्या है? आगे रीसेल करने का। फर्नीचर को आगे रीसेल करेगा। बोलो यस और नो। Yes, sir. तो जब उसने फर्नीचर परचेज किया तो क्या उसके लिए वो फिक्स असेट है या गुड्स हैं? Good. गुड्स हैं, क्योंकि फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर में डील करता है। तो बेटा यहां पर क्योंकि ये फर्नीचर मर्चेंट है, जब वो फर्नीचर परचेज करेगा तो हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम डेबिट क्या करेंगे? परचेज अकाउंट। डेबिट क्या करेंगे? परचेज अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं हो सकता यहाँ पर। लेकिन अगर ये फर्नीचर मर्चेंट होके
फर्नीचर मर्चेंट नहीं होके अगर ये किसी और चीज में डील कर रहा होता, मान लो मशीनरी में डील कर रहा है, तो मशीनरी में डील कर रहा है और अपने क्लाइंट्स की सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, अपने क्लाइंट्स की सिटिंग के लिए उसने फर्नीचर फिर परचेज किया, तो बोलो फिर मैं परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा या फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट करूंगा? फिर हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि ये मशीनरी डीलर हो गया। अब ये फर्नीचर में डील नहीं करता। अब फर्नीचर परचेज करने का उसका पर्पस क्या है? अब फर्नीचर परचेज करने का पर्पस क्या है? अपने क्लाइंट्स को सिटिंग फैसिलिटी देने के लिए, ये अपनी क्लाइंट्स की सिटिंग के लिए उसने फर्नीचर परचेज किया, अपने ऑफिस में रखेगा उस फर्नीचर को। तो इन सच अ केस फर्नीचर विल बी द फिक्स्ड असेट फॉर दैट मशीनरी डीलर। यस और नो? Yes, sir. तो उस केस के अंदर फिर हम परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करके फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्नीचर को परचेज करने का फिर पर्पस उसको रीसेल करना नहीं है, टू यूज दैट फर्नीचर इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर पर्पस बदल गया, फिर पर्पस बदल गया। तो गुड्स आर दोज थिंग्स और आइटम्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। तो ऑर्गेनाइजेशन जिन गुड्स में डील करता है, उन गुड्स को जब परचेज किया जाता है तो परचेज अकाउंट डेबिट किया जाता है, तब परचेज अकाउंट हम डेबिट करते हैं। और अगर जो आइटम आप परचेज कर रहे हो उन आइटम्स में आप डील नहीं कर रहे हो, जैसे मान लो फर्नीचर मर्चेंट ने मान लो मशीनरी परचेज की फर्नीचर बनाने के लिए, तो फिर वो परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करेगा, फिर वो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेगा। बोलो बात आ गई समझ में? Yes, sir. किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पर? No, sir. No, sir. तो गुड्स का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया। अब बात ये है कि गुड्स को अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 अकाउंट्स में डिवाइड किया जाता है सर 5? हाँ, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स को 5 अकाउंट्स में क्लासिफाई किया जाता है। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, परचेज अकाउंट, पहले बात करो परचेज अकाउंट की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आज फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों ने भी अभी तक अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच या ट्रेडिशनल एंड और इंग्लिश अप्रोच नहीं पढ़ा है, आप बैठ के वीडियोस देख लो। आज कल से बेटा इलस्ट्रेशंस चालू करेंगे और प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो मेरी सजेशंस को मानो, जो आपको बोल रहा हूं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं, इन चीजों को अप्लाई करना चालू कर दो। आज भी देख सकते हो बैठ के वीडियोस। आज ये मान लो लास्ट डे है, कल से फिर आपके हाथों में कंट्रोल नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूं, अभी तक कंट्रोल आपके पास था, फिर कल से फिर अब कंट्रोल पूरा मेरे हाथ में आ जाएगा। फिर आपके कहने से भी मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि सिलेबस हमें करना है। 23 चैप्टर्स करने हैं, ओनली 8 चैप्टर्स हुए हैं, अभी सिलेबस बहुत ज्यादा है। ये मत सोचना कि सर मोर देन नियर अबाउट 1.5 मंथ में हमारे 8 चैप्टर्स हो गए, तो 23 में कितना टाइम लगेगा। बेटा अभी तक हमने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं वो थ्योरी थी, अब हम प्रैक्टिकल चीजें करेंगे और उसमें लगेगा दैट विल टेक मच टाइम। वो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे प्रैक्टिकल टॉपिक्स। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो नियर अबाउट 22 to 25 लेक्चर्स में जाके कंप्लीट होंगे। तो ये मत सोचना कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस जा सकता है आपका दिसंबर में भी एंटर कर सकता है, और फिर आपको फिर रिवाइज भी करना है टाइम टू टाइम, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, ये हिंदी नहीं है बेटा कि आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया और आपके माइंड में सेट हो गया। ऐसा नहीं है, ये हिंदी इंग्लिश की तरह नहीं है। दिस इज अकाउंटेंसी, दिस इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। जैसे आपने अप टू 10th लेवल तो जो मैथमेटिक्स पढ़ी, टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते थे, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे, हाँ या ना? अगर एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया उसको रिवाइज नहीं किया तो क्या वो एग्जाम में होता था क्वेश्चन उसका? आंसर करो मुझे। No, sir. नहीं होता था ना। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी प्रैक्टिस मस्ट है और रिवीजन आपका होगा।
1 या 2 बार, तभी एग्जाम में कॉन्फिडेंटली पेपर कर पाओगे। जो बच्चा विदाउट रिवीजन, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, चैप्टर समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई, रिवीजन सिंगल भी नहीं किया, मुझसे लिखवा लो, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे आपके, मुझसे लिखवा लो। ये रिकॉर्डेड क्लास में बात कर रहा हूं मैं आपसे, रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑन है। मैं दावा कर रहा हूं कि एग्जाम अच्छा नहीं होगा अगर आप विदाउट रिवीजन बैठोगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो आज लास्ट डे है, इस टाइम को यूटिलाइज कर लो। और ये जो 2 अप्रोचेस मैंने पढ़ाई थी पहले, एक अप्रोच थी अमेरिकन और मैडॉन अप्रोच, वो तो थी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस के चैप्टर में, और जो ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच है वो है आपके डबल एंट्री सिस्टम वाले चैप्टर में। ये दोनों बैठ के आज पढ़ लेना, इनसे रिलेटेड वीडियोस देख लेना, और सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं ऐप के ऊपर। अब परचेज अकाउंट में क्या चीजें रिकॉर्ड करेंगे ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाइम ओवर हो चुका है बेटा आज की क्लास का। तो 5 अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं गुड्स को, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट। इतना याद रखना आज। कल की क्लास के अंदर मैं बताऊंगा कि इन अकाउंट्स में कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होंगे और क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ये अकाउंट्स किन नेचर के हैं, पर्सनल नेचर के हैं या फिर रियल नेचर के हैं या फिर बोलो आगे नॉमिनल नेचर के हैं। किस नेचर के अकाउंट्स हैं, कैसे रूल्स लगेंगे, कौन से आइटम्स इनके अंदर रिकॉर्ड होंगे, ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और जो मैंने बात बोली है वो 2 अप्रोचेज आज पढ़ के कल की क्लास में आओगे मेरे पास। कल कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर हमने ये अप्रोचेज नहीं पढ़ी, ठीक है ना? यस सर। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, Bye, sir. यस सर। Thank you, sir. वेलकम।